हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और बादली में बाजरे की खरीद न शुरू होने से किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। परेशान किसानों ने अपनी नाराजगी दिखाने एक बार फिर से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले से बाजरा खरीद का काम यहां शुरू हो चुका है प्रदेश की मंडियों में, लेकिन बादली की अनाज मंडी ऐसी है जहां पे 2 दिन पहले ही बाजरा खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसके चलते पहले दिन यहां की मंडी में सिर्फ 15 क्विंटल बाजरा खरीदा गया, जबकि दूसरे दिन बाजरे की खरीद में सिर्फ 13 किसानों ने बाजरा बेचा। इससे पहले किसानों को अपना बाजरा बेचने के लिए झज्जर और बहादुरगढ़ की मंडियों में जाना पड़ रहा था। देरी से बनाए गए खरीद केंद्र पर किसानों ने सरकार और प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने खरीद केंद्र का निरीक्षण करने पर सरकार की निंदा की। तो बादली में किसानों की नाराजगी और बाजरा खरीद को लेकर क्या अपडेट है, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हैं। मनोज, बाजरे की खरीद को लेकर क्या चल रहा है यहाँ पर? जी देखिए, बादली में जो बाजरा खरीद केंद्र है वो बहुत ही देरी से बनाया गया है। पूरे हरियाणा में 15 दिनों से जहाँ बाजरा खरीद केंद्र चल रहा है, वहीं पिछले 3 दिनों से ही बादली बाजरा खरीद केंद्र बनाया गया। हालांकि किसानों ने अधिकतर बाजरा झज्जर और बहादुरगढ़ मंडियों में अपना पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी जो किसान रह गए हैं उन्हें मैसेज के जरिए यहाँ अनाज खरीद केंद्र में बुलाया जा रहा है और बाजरा खरीदा जा रहा है। लेकिन किसानों का फिलहाल अभी जो व्यवस्था को लेकर कहना है कि वो अभी उनके पास अभी भी व्यवस्था की शिकायतें किसान बार बार अधिकारियों और संबंधित नेताओं से कर रहे हैं। किसान क्या कह रहे हैं? तकरीबन कितना क्विंटल बाजरा पहुंचा है मंडी में, वो बताएं आप। मंडी में रखने की जगह है कि नहीं है? क्यों नहीं उनका बाजरा खरीदा जा रहा? 15 क्विंटल 13 किसानों का कुछ बाजरा, ये खरीद केंद्र क्या इसलिए बनाया गया था? ऊंट के मुंह में जीरे के लिए? पिछले 2 दिनों से जो खरीद केंद्र बनाया गया है उसमें सिर्फ 13 किसानों का ही बाजरा खरीदा गया है। ये इसमें कहने वाली बात है कि पहला एक दिन जो था वो केवल ट्रायल बेस पे था, जिसमें 5 किसानों को बुलाया गया था और 3 किसान ही मंडी में बाजरा लेकर पहुंचे थे। अगले दिन 16 किसानों को मंडी में बुलाया गया, लेकिन 13 किसान मंडी में बाजरा खरीद के लिए पहुंचे। यहाँ एक बात यह है कि जो किसान है वो अभी बादली मंडी को लेकर असमंजस में है कि यहाँ जाने क्या सुविधा मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। इसको लेकर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बादली खरीद केंद्र है वो थोड़ा छोटा खरीद केंद्र है। यहाँ जो सताई आड़ती है, आड़ती यहाँ सताई नहीं है। यहाँ बहादुरगढ़ और झज्जर से कुछ आड़ती बाजरा खरीद के लिए पहुंचते हैं और वो किसानों की कमी को देखते हुए उन्हें न तो इतना पर्याप्त बाजरा मिलता है और उन्हें अपनी जो है झज्जर और बहादुरगढ़ में बैठना यार वो ज्यादा पसंद हो रहा है। इसीलिए वह बादली मंडी का जो रुख है वो कम करते हैं और इसी बात को लेकर किसान भी काफी परेशान रहते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए अपडेट के लिए। मैं लौट कर आऊंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। रुख करेंगे किसानों की नाराजगी का रतिया में। रतिया के किसानों ने मोर्चा बुलंद कर दिया है और ठान लिया कि बड़ौदा उपचुनाव में खिलाफत करेंगे सरकार की। रतिया में किसानों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों किसान लामबंद हुए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस बैठक की अध्यक्षता मंजीत नथवान, किसान संघर्ष समिति प्रदेश कन्वीनर ने की। इस बैठक में कई अहम चौंकाने वाले फैसले लिए गए। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि सिरसा में डिप्टी सीएम के निवास के आगे किसानों ने पक्का धरना लगाया हुआ है और इसके साथ साथ अब पूरे प्रदेश में किसानों को जागरूक करेंगे और इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में वहां के किसानों को भी जागरूक करेंगे। इस दौरान किसानों ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ अनाप शनाप पोस्ट डाली जा रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि जिस भी बीजेपी कार्यकर्ता ने यह पोस्ट डाली है उनका वो बहिष्कार करते हैं। उपचुनाव में बीजेपी की हार हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम जो यात्रा 19 से 17 शुरू करेंगे पक्का मोर्चा से, उस यात्रा को बड़ौदा विधानसभा हल्के में लेके जाएंगे। वहाँ के लोगों से अपील करके आएंगे कि सरकार के खिलाफ फतवा दे
ताकि इनको पता लग जाए ये कितनी लोकप्रिय सरकार है, कितने लोगों को उन्होंने काम किए हैं। यह बड़ा जोरदार तमाचा सरकार के मुंह पर बड़ौदा के लोग मारे। हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशोक, बीजेपी बहुत आसान समझ रही है बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा की सीट को निकाल लेना, लेकिन किसानों की नाराजगी के आगे टेढ़ी खीर साबित हो सकती है यहाँ की कुर्सी। देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो बड़ौदा उपचुनाव है वो अब सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, क्योंकि जो गठबंधन है उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, मगर दूसरी तरफ विरोध भी काफी हो रहा है। मेन सबसे बात है जो किसान जो इसके विरोध में उतरे हैं। अभी परसों शाम को ही रतिया में किसानों की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई किसान संघर्ष समिति के जो प्रदेश कन्वीनर है मनदीप नथवान उन्होंने की, और उन्होंने ऐलान किया कि 19 तारीख को वो पूरे प्रदेश में किसानों की यात्रा निकालेंगे और जो बड़ौदा उपचुनाव है उसमें वो जाएंगे और जो भी वहां पे प्रचार हुआ बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और इनको हराने का काम भी करेंगे। जी अनामिका, तकरीबन ये कितने किसान हैं और कब से ये मोर्चा बुलंद करने वाले हैं? और चूंकि हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार का दौर आज से शुरू होने जा रहा है, नेता लगातार पहुंच रहे हैं, वोट अपील तो पहले से थी लेकिन अब प्रत्याशियों के चेहरे के साथ है। ऐसे में कितने किसान हैं और ये बड़ौदा कब पहुंचने वाले हैं? खिलाफत का अंदाज क्या रहेगा या रणनीति बनाने का तरीका अभी बाकी है? देखिए जो किसान है वो जो कानून बना कृषि कानून उसका विरोध कर रहे हैं, और जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला उनकी कोठी के सामने इन्होंने कई दिन से पड़ाव डाला हुआ है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं से ये पक्का मोर्चा बनाकर 19 तारीख को यहां से रवाना होंगे और शहर शहर होते हुए बड़ौदा पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए मैं जरूर लौट कर आती रहूंगी। किसानों की आगे की मूवमेंट क्या रहती है, क्या हरकत रहती है, ये जानने के लिए रुख करेंगे फतेहाबाद की तरफ, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें थोड़ी सी विचलित कर देने वाली है, इसलिए ब्लर करना बहुत जरूरी है। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद से ही आपको बताया कि कार चालक मौके से फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। इस रफ्तार के कहर पर और भी ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए रुख करेंगे। सतबीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतबीर, यह हादसा रफ्तार का ही कहर था या क्या वजह थी? पुलिस के पास क्या कार है या कार चालक जो है वो कार समेत फरार है? पुलिसिया जांच में क्या अपडेट है? सतबीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सतबीर लंबोरिया, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, हम दोबारा इनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। गांव ढिंगसरा के पास देर रात तक रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। चश्मदीद बताते हैं ऐसा। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश में जुट गई, चूंकि कार चालक मौके से फरार था। एक बार फिर कोशिश की हमने सतबीर लंबोरिया से जुड़ने के लिए। सतबीर, इस दफा आवाज मिल रही है तो बताएं, यह हादसा कैसे हुआ? रफ्तार का कहर या क्या? देखिए अनामिका, ये रफ्तार का कहर ही कहूंगा मैं। देर रात दो पिता पुत्र अपने बाइक से सवार होकर के फतेहाबाद की ओर आ रहे थे और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनके साथ भिड़ंत हो गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए यहां जनरल हॉस्पिटल फतेहाबाद में लाया गया है। और इसे हम
एक हादसा ही कहेंगे, तेज रफ्तार का कहर ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पिता पुत्र अपने अब सर्दियां शुरू हो चुके हैं, उसके लिए गीजर खरीदने के लिए शहर में आ रहे थे और वो उसकी वजह से ही ये बड़ा हादसा हुआ है। इसके पीछे और कोई वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि ना पुरानी रंजिश है, दिल्ली का रहने वाला है गाड़ी वाला, तो इसमें हम और कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ ये तेज रफ्तार का ही कहर है। और ये सरकार और इतने नियम बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चश्मदीद ऐसा बताते हैं सतबीर की तेज रफ्तार का कहर था, या कुछ और वजह भी हो सकती है जिसके तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। कार चालक जब मौके से फरार हुआ, कार समेत फरार हुआ है, या पुलिस के पास कार का नंबर कुछ पुलिस के पास पहुंचा हो जिससे वो कड़ी जोड़ सके कि कौन था? देखिए अनामिका, जो चश्मदीद है उनका ये कहना है कि गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आ रही थी और जिसमें बाइक सवारों को कुचलने के बाद वो एक साथ में बने मकान के साथ टकराई है। गाड़ी वहीं ठहर गई है, लेकिन जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो चुका है और पुलिस अब कहीं ना कहीं उसका पता लगाने के लिए जुटी हुई है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने मौके पर जाकर के उनको निकाला है, उठाया है और एम्बुलेंस के जरिए जो अस्पताल तक भेजा है, उन लोगों का यही कहना है कि गाड़ी जो है वो बहुत तेज रफ्तार में थी। पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, कब तक ये तेज रफ्तार का कहर बरपाने वाले पकड़े जाते हैं, जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सतबीर। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, कोरोना अपडेट। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में 1148 नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 271, फरीदाबाद में 159 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 129, हिसार में 118 नए मामले सामने आए। सिरसा में 72 और सोनीपत में 57 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। हिसार का कोरोना अपडेट बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुप कुंडू हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हिसार का अपडेट क्या है, कोरोना को लेकर हिसार से क्या जानकारी है ताजा आपके पास अनुप? अनामिका जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में 118 नए मामले कल अंकित किए गए हैं। इसके अलावा जो मौत का आंकड़ा है वो 100 पर पहुंच चुका है और 900 से अधिक अभी भी एक्टिव मामले यहाँ पर है। लेकिन अगर हम पूरे हिसार की बात करें तो फिलहाल जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से नवरात्रों का जो समय चला वो भी कहीं न कहीं फीका नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मंदिरों में पहले रौनक होती थी नवरात्रों पर, उस प्रकार की रौनक अब दिखाई नहीं देती। बहुत सारे मंदिर के ऐसे हैं जिनके कपाट नहीं खोले जा रहे और जो भी भगत है माता के वो ऑनलाइन या अपने घर पर ही ऐसा नवरात्रों का कार्यक्रम चलाए हुए है। जी बिल्कुल। और नवरात्रों में किस तरह से प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, चूंकि अब त्योहारी सीजन चल रहा है, लोग ज्यादा निकलेंगे, चाहे वो बाजार जाने के लिए हो या मंदिर जाने के लिए हो। मंदिरों के कपाट जिन्हें एहतियात के साथ खोले गए थे, क्या वो अभी भी बरकरार है? देखिए नमिका जी, अगर बड़े जो मंदिर है, जैसे यहाँ लगता है एक बड़ा बनभोरी धाम है जहाँ पर माता का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर भी पूजा अर्चना की अभी तक उसी तरह से छूट नहीं है। अगर उसके कपाट खोले भी जाते तो कुछ समय के लिए खोले जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग के लिए उसमें हिदायतें दी गई है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हर वर्ष इतनी रौनक रहती थी नवरात्रों के दौरान, वो रौनक इस बार कोरोना की वजह से फीकी पड़ चुकी है और लोग बाजारों में निकल रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं एहतियात बरत भी रहे हैं। जी, रिकवरी रेट और ग्रोथ रेट को लेकर भी अपडेट दे दें आप अनुप। हाँ बिल्कुल, रिकवरी रेट की अगर बात करें तो हम 80% से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 900 से अधिक मामले एक्टिव हैं और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले जो सप्ताह की अगर हम बात करें तो पिछले सप्ताह से इस बार का जो सप्ताह गया है उसमें रिकवरी रेट हिसार का बढ़ा है और मामले भी पिछली बार से कम अंकित हुए। हालांकि 100 से ऊपर का आंकड़ा लगातार रहा है, लेकिन पहले 150 से 200 तक के आंकड़े अंकित किए जाते थे। इस प्रकार उन आंकड़ों में भी कुछ न कुछ कमी दिखाई दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुप, नजर बनाए रखिए ऐसे ही कोरोना पर अपडेट के लिए और दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौट कर आते रहूंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं,
आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ इनकी पूजा में लीन है। रिपोर्ट देखिए। जय महादेवी ब्रह्मचारिणी मानव दुर्गा कष्टहारिणी। जय महादेवी ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्रे के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां के भक्त जन इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इससे ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरी विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां का जन्म राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में हुआ था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में फूल, अक्षर, रोली, चंदन अर्पण करें। मां को दूध, दही, घृत और मधु से स्नान कराएं। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसाद चढ़ाएं। फिर पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। पूजा करने के समय हाथ में फूल लेकर प्रार्थना करें। अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सदा शांत चित्त और प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी तरह का डर नहीं सताता। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के नियम। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने। मां को सफेद वस्तुएं अर्पित करें जैसे मिश्री, पंचामृत। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्योति का ध्यान करें। मां ब्रह्मचारिणी के लिए ओम एम नमः का जाप करें। जलीय और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह की अशुभता को दूर करने में मदद मिलती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।